Hello, friends. I welcome you all to our beautiful channel, Yash Sir's Charismatic Chemistry. This is your host, Yash, and today we'll be talking about sulfuric acid, okay, which is also called as king of chemicals. आज हम बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड को और जो है किंग ऑफ केमिकल्स। ऐसा किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है इसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होता है, वो कंट्री इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी या फिर सुदृढ़ या फिर काफ़ी रिच मानी जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि H2SO4 बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ हो जाता है और इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड होती है। तो जब इंडस्ट्री में डिमांड है मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी अच्छा होगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी अच्छा है मतलब कंट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल या फिर केमिकल सेक्टर्स में, जनरली फार्मास्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंट्री के लिए, क्योंकि वो मेडिसिन बनाती है और मेडिसिन ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में। तो चलिए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया कैसे जाता है, और हम देखने वाले हैं उसका बड़ा ही फेमस प्रोसेस कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इस प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि जब H2SO4 कॉन्टैक्ट में आता है, H2SO4 कॉन्टैक्ट में आता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के कॉन्टैक्ट में, तो वो बना देता है H2S2O7 ओलियम। ठीक है, और फिर ओलियम से हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इनके कॉन्टैक्ट की वजह से बनता है। ठीक है, और इसीलिए प्रोसेस का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें मेजर कौन कौन से स्टेप है? 3 स्टेप है। ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सल्फर बर्नर है, यहाँ पे सल्फर रखा हुआ है, एयर यहाँ से पास हो रही है, और ये इम्प्योर जो ये सल्फर एयर के साथ रिएक्ट होकर क्या बता रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी थोड़े बहुत इम्प्योरिटी होते हैं, जैसे टिन के, एंटीमनी का, आर्सेनिक का, ये सब का इम्प्योरिटी होता है। ओके, तो वो इम्प्योर जो गैस है और उसके साथ कुछ ऑक्सीजन भी, उसको पास करते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर से, तो डस्ट को निकाल देता है और फिर उसे हम, अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये नीचे क्यों कनेक्ट किया गया है? नीचे इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि गैस है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। अगर आप ऊपर ही कनेक्ट कर देंगे तो गैस के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है, और यहीं से वो शायद इसी असेंबली से वो वापस इधर चले जाए। तो नीचे अगर गैस रहेगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, और ऊपर से हम ऊपर क्या कर रहे हैं? वाटर स्प्रे कर रहे हैं, और वाटर स्प्रे करने की वजह से क्या होगा? जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो हेवी हो जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से वेस्ट वाटर निकल गया, और फिर जो हमारी जो गैस है वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ से वो उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे किसका? H2SO4 का। H2SO4 का, और H2SO4 का स्प्रे करने की वजह से, H2SO4 का स्प्रे करने की वजह से जो मॉइस्चर था सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, वो निकल जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को और एक डाउट रहता है कि सर क्या सल्फर डाइऑक्साइड H2SO3 में कन्वर्ट नहीं होती? जी कन्वर्ट होती, लेकिन कैसा है कि हम गैस को कंटिन्यूस बबल नहीं करते, गैस के ऊपर थोड़ा बहुत मॉइस्चर का स्प्रे करते हैं, प्योर वाटर नहीं होता। ठीक है, वाटर का स्प्रे होता है, स्प्रे। जी, लिक्विड वाटर में जब आप SO2 को पास करेंगे, नो डाउट वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, बट यहाँ पे क्या है? स्प्रे। देखिए क्लियरली लिखा है। और फिर जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ मॉइस्चर होता है, आप सबको पता है H2SO4 एक्ट्स एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये मॉइस्चर को निकाल लेता है, तो गैस क्या हो जाती है? ड्राई। और गैस को ड्राई करना क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, क्योंकि हम SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने वाले हैं, और अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कैटलिस्ट के वर्किंग में। अब देखिए इसे किससे पास किया हमने? आर्सेनिक प्यूरीफायर कंटेनिंग जिलाटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आर्सेनिक इम्प्योरिटी होगी तो जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर प्लैटिनम भी आप ले सकते हैं, तो इसके सरफेस पे वो बैठ जाता है और इनका पॉइजनिंग कर देता है। अब ये क्या होता है? जी हाँ, इसे हम कैटालिटिक पॉइजनिंग कहते हैं। अगर आपको जानना है कैटालिटिक पॉइजनिंग, तो सरफेस केमिस्ट्री में हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो है कैटालिटिक पॉइजनिंग के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो कैटालिटिक पॉइजनिंग की वजह से जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, या फिर प्लैटिनम भी आप ले सकते हैं, उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, मतलब उसकी कैटालिटिक पावर कम हो जाती है। और ये देखिए फिर प्यूरीफायर से भी पास करते हैं, और
फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कांटेक्ट में लाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के, और वहाँ पे SO2 प्लस O2 रिएक्ट करके दे देती है SO3। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है एक रिवर्सिबल टाइप का होता है, और इसीलिए इसको कराने के लिए हम लोग कौन सा लेते हैं? जी, हम लेते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये प्योर होनी चाहिए, मतलब वो आर्सेनिक और एंटीमनी से फ्री होनी चाहिए, नहीं तो हमारा कैटलिस्ट ख़राब हो सकता है। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है तब हम इसे पास करते हैं एक ऐसे कंटेनर से जिसमें स्प्रे होता है H2SO4 का। तो H2SO4 की स्प्रेइंग के साथ SO3 कन्वर्ट हो जाता है H2H2O7। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम तो H2SO4 बना रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी H2SO4 कहाँ से आ गया? जी हाँ, H2SO4 को बनाने के और भी मेथड है, जैसे लेड चेम्बर प्रोसेस, और भी अलग अलग मेथड है। तो उससे ऑलरेडी बनाया हुआ H2SO4 हम यूज़ करते हैं, और फिर वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर उसकी स्प्रेइंग कराते हैं, जिससे बन जाता है H2H2O7, जिसे हम कहते हैं ओले ओले ओलियम। आप भी ऐसे ही याद रख लें, ओलियम बन जाता है। और फिर ओलियम से हम H2SO4 बना लेते हैं कुछ इस तरह से, H2H2O7 प्लस H2O गिव्स व्हाट? H2SO4। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने तो सर एक रिएक्शन पढ़ा है कि SO3 को डायरेक्ट भी पानी में पास करते हैं तो वो H2SO4 बना देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, और इसमें भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। तो होता ये है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, और वो डेंस फ्यूम्स बना देती है, डेंस फ्यूम्स। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और उसे वाटर से पास करेंगे तो ऐसा एक डेंस मिस्ट बना देगा कंटेनर के अंदर। ठीक है, जिससे जिससे वो कंटेनर जो होता है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है वो पूरा कंटेनर की वॉल पे अडेर हो जाता है, स्टिक हो जाता है, जिससे फिर हम अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन आए वाई SO3 गैस इज़ नॉट डायरेक्टली पास्ड इनटू वाटर, तो उसका आप एक सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं कि मेनली इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डेंस मिस्ट या फिर डेंस फॉग, जिसकी वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम ओलियम से क्यों H2SO4 बनाते हैं। तो ये तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहला वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड को बनाना। तो देखिए, सल्फर और सल्फाइड और आयरन पायराइट जो होती है FeS2 ऑन बर्निंग और रोस्टिंग इन एयर। रोस्टिंग इन एयर मतलब, जी हाँ, जब कोई भी सल्फाइड पार्ट को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। और जनरली ये जो प्रोसेस है ये होता है एक स्पेशल टाइप के फर्नेस में, जिसे हम रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं। REVERBERATORY, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्बरेटरी फर्नेस। और ये देखिए, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, या फिर ये देखिए ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होने वाला रिएक्शन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड बन गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब दूसरे स्टेप में देखो हम क्या करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज कैटालिटिकली विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये देखिए, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से ये बन गया रिएक्शन। ठीक है, जनरली होता क्या है, जो टेम्परेचर की नीड और ये सब कुछ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसे कम करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। देखिए, एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल है, मतलब इसमें जो हीट है वो निकलती है, तो ये डेल्टा H नेगेटिव। ओके, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 मोल, ये 1 मोल, 3 मोल, तो ये 2 मोल बना रहा है। मतलब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम जो कम हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम फॉरवर्ड रिएक्शन में कम हो रहे हैं, तो अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो क्या करना होगा? सिंपली प्रेशर को इंक्रीज़ करना होगा। तो आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड बढ़ जाएगी। और दूसरा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को बाहर फेंक रहा है, हीट को क्या कर रहा है? बाहर फेंक रहा है। और आप क्या चाहते हैं कि हीट जो है, आप क्या चाहते हैं, जो हीट है वो बाहर निकले। मतलब ये रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकलेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा मतलब SO3 बनेगा, और SO3 बनेगा तो हीट तो निकलनी है, तो आप उसे ईजिली निकलने दीजिए।
और इजीली निकलने के लिए हमको क्या करना होगा, जी हाँ, हमको टेम्परेचर को बाहर कम करना होगा। तो सिंपल ये रिएक्शन और अच्छे से होगा जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे। और ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने बताया, ये सब कुछ बताया ली चिटलियर प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। ये लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाके बाकायदा एकदम अच्छे से देख सकते हैं। और उसमें ली चिटलियर प्रिंसिपल को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जब हमने बार बार ये रिएक्शन किया तो देखा कि इसकी मैक्सिमम यील्ड 720 केल्विन टेम्परेचर पे और 2 एटमॉस्फेरिक या फिर 2 बार प्रेशर पे फेवरेबल होता है। मतलब मैक्सिमम यील्ड मिलती है किसकी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। अब एक बच्चा बोलता है कि सर टेम्परेचर देखिए, आपने ही बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें उसमें हीट फेंकता है ये, तो सर इतना टेम्परेचर क्यों लग रहा है, 720 केल्विन क्यों लग रहा है इसको। तो प्यारे बच्चों, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी तो तोड़ना है। SO2 होता है, आपको पता है ये SO2 का स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये SO2 का स्ट्रक्चर, ओके, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। SO2 का स्ट्रक्चर ये देखिए, ठीक है। ये SO2 एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक पी पाई और यहाँ पे एक लोन पेयर, एक बॉन्ड जो होता है वो pπ का होता है। ये मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे भले ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया है बट डबल बॉन्ड होता है उसमें, ओके। अब इधर देखिए, तो सर ये 720 का टेम्परेचर किस लिए यूज़ होता है, जी हाँ, वो इसीलिए यूज़ होता है ताकि हम सल्फर डाइऑक्साइड के बीच का बॉन्ड और ये जो ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है इसे तोड़ सकें। अगर आप इससे नीचे टेम्परेचर ला दोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेंगे, और बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो सिंपल सी बात है SO3 नहीं बनेगी, क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा SO2 से। अब आगे देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। तो ये देखिए SO3 प्लस H2SO4 गिव्स H2S2O7, H2S2O7, ठीक है, जिसे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, इसका स्ट्रक्चर भी हम बना चुके हैं। आप हमारी ऑक्सी एसिड वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें ओलियम का बाकायदा अच्छे से स्ट्रक्चर भी बताया गया है। और फिर हम ओलियम का क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन कितना करते हैं, जितना हमको चाहिए, जितने कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4 चाहिए। द सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑब्टेन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज 96 to 98% प्योर। याद रखिएगा, ये प्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके MCQ के लिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। अब यहाँ पे डेंस क्यों है, ऑयली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए एक बार फिर दिखा देते हैं, हालांकि मैं ये तो पहले भी बता चुका हूँ। H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसे होता है, जी हाँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। ये OH हो गया। अब इसी के बगल में एक और H2SO4 बना लेते हैं। तो ये देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ मैं, मतलब ये H को यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे ऐसे नीचे बना देता हूँ ताकि ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा सके। ये हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे इसका भी होगा, ऐसे इसका भी होगा। तो H2SO4 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, जी हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके वजह से ये एक विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस, जी हाँ, जो खसखस करता है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, इसे मत लीजिएगा सीरियस, विस्कस लिक्विड। और ये डेंस हो जाता है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2SO4 मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। इट हैज़ अ डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी हाँ, ये एक देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, आई होप आपको भी डाउट होगा कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, एट 298 केल्विन। तो आप ऐसा मत मान लीजिए कि डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा एक ही होता है, ठीक है। आप
आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बताइए। आगे देखिए, इट फ्रीजेज एट 283 केल्विन एंड बॉइल्स एट 611 केल्विन। तो ये देखिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न ऑन द स्किन। कोरोसिव होता है, ओके। और ये बर्न कैसे करता है स्किन? जी हाँ, ये स्किन के अंदर से वाटर को निकाल लेता है, क्योंकि इसका एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला, ठीक है। और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। आगे देखिए, डू यू नो सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व्स इन वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जी हाँ, इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में? H2SO4 और वाटर के बीच में। और बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। हैंस जब भी आप उसको मिक्स करोगे, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि एक ढेर सारे अमाउंट ऑफ एसिड में आप थोड़ा सा पानी ना डालें। तो आपको करना क्या है, आपको पानी के अंदर एसिड डालना है, वो भी कम कम और कॉन्स्टेंट स्टरिंग के साथ, ठीक है, ऐसे। और एसिड के अंदर कभी पानी नहीं डालना है। Hence, care must be taken while preparing solution of sulfuric acid from concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid must be added slowly to water with constant stirring by keeping the beaker in water bath. आपको बीकर को भी किस में रखना है? वाटर बाथ। क्यों वाटर बाथ? ताकि उसमें जब हीट प्रोड्यूस हो तो वो ट्रांसफ़र हो सके इजीली वाटर में। वाटर बाथ मतलब क्या? सिंपल, एक कंटेनर है जिसमें जिसमें वाटर है और आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, और ये वाटर जो है ये सराउंडेड है। ये किधर से आ गया? जो वाटर है वो सराउंडेड है। वाटर बाथ, ये जो कंटेनर है ये सराउंडेड है वाटर से। क्या सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी भटक जाता है। ये देखिए, इसके अंदर भी क्या होगा? पानी होगा, ताकि इसमें से जो हीट निकल रही है वो हीट बाहर पानी में जा सके, ठीक है, ऐसे। और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पानी में एसिड मिलाना है, एसिड में पानी नहीं मिलाना। सर ये कैसे? दोनों तो मिलेंगे ही ना। मेरे कहने का मतलब, जो कंटेनर होगा उसमें पानी होगा और आप उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे। ऐसा नहीं है कि एसिड में थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे। अदरवाइज़ क्या होगा पता है? अगर आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो एसिड है आपके चेहरे पे स्पर्ट कर सकता है, मतलब ऐसे उड़ के आपके चेहरे पे आ सकता है। और एसिड बर्निंग तो आपको पता ही है, आपने बहुत सारी टीवीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में, सीरियल्स में ये सब देखा होगा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो H2SO4 की एसिडिक प्रॉपर्टी, उसका जो एसिडिक नेचर है वो, इट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 प्लस H2O देखिए, वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और प्लस ये सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, ठीक है। के देखिए, इसका 10 से ज़्यादा होता है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और फिर दूसरा H प्लस भी रिलीज़ कर रहा है, ये देखिए, ये वाला H भी ये रिलीज़ कर रहा है। और फिर क्या बना दिया? सल्फेट आयन। लेकिन के कम है, मतलब H2SO4 पहला H प्लस बहुत ही आसानी से देता है और बहुत जल्दी देता है। तो ये देखिए, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ के means that H2SO4 largely dissociated into H plus and HSO4 minus, thus H2SO4 is a strong acid। याद रखिए, K वैल्यू जितनी ज़्यादा या फिर PK वैल्यू जितनी कम, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और H2SO4 का जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो सेकेंड से ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या? H प्लस, पहला H प्लस बहुत ही आसानी से निकलता है कंपेयर टू सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। H2SO4 का रिएक्शन हम देखेंगे मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर ऑक्सीडाइज बाय हॉट, याद रखिए, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू SO2। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह काम कर रहा है? जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो H2SO4 यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 से वो किस में कन्वर्ट हो गया? +4। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या? रिडक्शन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। और कॉपर क्या था? 0, 0 से किस पे आ गया? +2। तो क्या हो गया उसका? ऑक्सीडेशन। और याद रखना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। ऐसे नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही कम ऐसा ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि H2SO4 और HNO3 में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आप मुझे बताएंगे। जी हाँ, नॉर्मल H2SO4 है और एक HNO3, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है लेकिन हॉट कंडीशन में नहीं
तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्यों। ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, और इसी से मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें लिटरली लिटरली अच्छे ऑडियंस कौन है और जिनको सच में कुछ करना है। क्योंकि फॉर क्रैकिंग एंट्रेंस एग्जाम सच एज जेई, नीट, ऑल दिस यू रिक्वायर अ स्पेशल कैलिबर। आपको बहुत ही मेहनत करनी होती है क्योंकि बहुत सारा डेटा दिमाग में रखना होता है। अब आगे देखिए, सल्फर का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से SO2 प्लस H2O। ठीक है, सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप सल्फर देखें तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +6 था, और +6 से किस पे आ गया, +4। तो ये सल्फर जीरो पे था, जीरो से किस पे आ गया, +4 पे। और ये +6 से भी, ये भी +4 पे, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल है। मतलब H2SO4 भी SO2 में कन्वर्ट होता है और सल्फर भी SO2 में कन्वर्ट होता है। तो जब सल्फर SO2 में कन्वर्ट होता है तो ये 0 से +4 हुआ, तो ये कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। याद रखिए, जब भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। सर आप ये बार बार सल्फर का 0 क्यों बता रहे हो? जी हाँ, जब भी कोई एलिमेंटल स्टेट में होता है या फिर अकेला होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल विदाउट एनी चार्ज, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लीजिए वो 0 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक है, अब उसी में अगर आप देखना चाहें H2SO4 का, किसका, H2SO4 का, तो H2SO4 भी SO2 में कन्वर्ट हुआ है। जी हाँ, H2SO4 भी किस में कन्वर्ट हुआ है, SO2 में। और जब H2SO4 SO2 में कन्वर्ट हुआ मतलब सल्फर +6 से किस में कन्वर्ट हो गया, जी हाँ, +4 में। और +6 से +4 में कन्वर्ट हुआ मतलब क्या, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो गया, रिड्यूस। अब यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन को H2SO4 ने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया और खुद किस में हो गया, SO2 में कन्वर्ट। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा। जब भी कोई नॉन मेटल, जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जनरली वो कौन से नेचर का होता है, एसिड होता है वो, तो नॉन मेटल खुद का ऑक्सी एसिड बना देता है। खुद का क्या बना देता है, ऑक्सी एसिड। अब या फिर मैं यहाँ पे और दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ, जब नॉन मेटल एक किसी ऑक्सी एसिड या फिर आप इसे ऑक्सो एसिड भी कह सकते हैं से रिएक्ट करता है, जिसका नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, तो खुद का ऑक्सी एसिड बना देता है, प्लस प्लस नॉन मेटल का गैस, नॉन मेटल का क्या, गैस। और इसके लिए मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कार्बन ही था, और कार्बन ने जब H2SO4 से रिएक्ट किया तो यहाँ पे कार्बन क्या बना देगा, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। और सर अभी तो आपने बोला ऑक्सी एसिड बनाएगा, जी हाँ, तो ये बना देगा खुद का एसिड H2CO3, और प्लस यहाँ पे निकल जाएगी SO2 गैस। और हम सब जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है, तो ये टूट जाएगा किस में, जी हाँ, H2O प्लस CO2 प्लस SO2। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, कार्बन प्लस H2SO4, इस तरह से। तो अगर आप देखें तो सल्फर यहाँ पे +6 है, कार्बन यहाँ पे 0 है, और कार्बन यहाँ पे कितना कन्वर्ट हो गया, +4, और सल्फर कितना कन्वर्ट हो गया, +4। ठीक है, ज़रा रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे +6 से +2 हो गया, क्या हो गया, +6 से +2, मतलब 2 का डिक्रीमेंट आया, 2 की कमी आई। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे +6 से +4 आ गया, तो ओ ये तो वही चीज़ मैं वापस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 से क्या हो गया, +4, तो इसमें 4 का इंक्रीमेंट आया। तो 2 का डिक्रीमेंट और 4 का इंक्रीमेंट, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन 4 से बढ़ा, ये 2 से कम हुआ, तो हम क्या कर देंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये भी 4 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2। ठीक है, और यहाँ पे ये भी 2। ओके, और सल्फ़र का ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए रहेंगे। कार्बन का तो कुछ चेंज नहीं होगा, कार्बन पे यहाँ पे 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो ये देखिए 4 का हो गया। अब हम चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं। तो ये देखिए टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन,
टोटल 2 सल्फर, यहाँ पे भी 2 सल्फर। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, तो 2 और ये 4, 6 और ये 8, तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। जिन्हें नहीं समझा उन्हें मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज, टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये स्पेशल रिएक्शन है जिसमें मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, 4 की बढ़ोतरी हुई और सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की कमी हुई। तो हम क्या चाहते हैं, अगर ये 4 से बढ़ा है तो ये भी 4 से कम हो। जी आप ऐसा नहीं कि सर इसको भी 2 से बढ़ाइए, तो डिवाइड नहीं करते रिएक्शन में, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2। मैं फिर एक दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जी हाँ 2 लिख दिया, 2। अब सल्फर 2 हो गया तो यहाँ पे तो 2 करना ही था, और ये 2 किया तो यहाँ पे भी 2 हो गया, ऐसे। अब एक और ऐसा ही रिएक्शन आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए। अब मैं ले लेता हूँ कार्बन और उसे रिएक्ट करता हूँ नाइट्रिक एसिड से, जो कि हम सब जानते हैं ये भी एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का। ऑक्सो एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो अब ये वापस क्या बना देगा, जी हाँ H2O प्लस CO2। जी हाँ कार्बोनिक एसिड बनाता है, बट कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, वो स्टेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पे और डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H2O एंड CO2 में, और यहाँ पे गैस निकलती है NO2। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन यहाँ पे 0 क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है, और यहाँ पे कार्बन +4 क्योंकि हम एक्स वाले मेथड से निकाल सकते हैं। या फिर एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4 तो कार्बन का +4, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, +5, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, +4। तो आप ज़रा ध्यान से अब इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए, ये नाइट्रोजन का। तो देखिए ये +5 से कितना हो गया, +4, मतलब एक की कमी आई। एक की क्या आई, कमी, मतलब नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो गया फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम कार्बन का भी देख लेते हैं। तो ये देखिए कार्बन का 0 है और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, प्लस, मतलब टोटल एक की कमी आई और 4 की बढ़ोतरी हुई। तो जो कमी है उसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी हाँ उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4। तो ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन के नंबर चेक कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12। तो ये देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन 4, और 4 2 ज़ा 8, 4 + 8 कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए बैलेंस हो गया रिएक्शन। और आप चाहें तो अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 4 ज़ा 16, तो 20 से 16 मतलब कितने की कमी आ गई, 4 की। अगर अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ क्या देखी, जब भी कोई नॉन मेटल एक ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है जो कि ऑक्सो एसिड होता है, तो खुद का एसिड बनाता है, खुद का एसिड बनाता है, और जो ऑक्सो एसिड में सेंट्रल नॉन मेटल है उसकी गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा है, आप इसी सेम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक इसके लिए रिएक्शन भी दे देता हूँ। मान लीजिए आपने फॉस्फोरस रिएक्ट कर लिया और उसे ले फॉस्फोरस को रिएक्ट कर दिया HNO3 के साथ, और फिर इसने बना दिया H3PO4। याद रखिए, अब सबसे स्टेबल ऑक्सी एसिड बनाता है, जैसे फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड हैं, लेकिन सबसे स्टेबल जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पे निकलेगा NO2 और फिर ये H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें सिंपली आप मुझे बताएंगे कि नाइट्रिक एसिड का, इसमें जो HNO3 है इसका कोएफिशिएंट कितना होगा। अगर आप वो कोएफिशिएंट बता देंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये रिएक्शन को बैलेंस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे देखिए, रिमेंबर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, एंड टेम्परेचर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन डाइल्यूट सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर H2SO4 बिहेव्स लाइक HCl, ऑक्सीडाइजिंग metal that stands above hydrogen in EMF series। ठीक है, मतलब H2SO4 रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ना के बराबर दिखाता है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे, तो रूम टेम्परेचर पे अब अगर आपने रखा है तो H2SO4 किसकी तरह काम करेगा, जी हाँ किसकी तरह काम करेगा बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट
या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये रिएक्शन को देख के बताइए। देखिए H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, और ये Fe क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इधर भी उसने किसकी तरह काम किया है, जी हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, लेकिन ये तो मेटल था इसके लिए, और मेटल तो हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो अच्छे मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग मेटल होते हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही कम होती है। आगे देखिए, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन डाइल्यूट कोल्ड एसिड, इट ऑक्सीडाइजेज मेटल लाइक कॉपर, कॉपर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर अदरवाइज ऐसे रूम टेम्परेचर पे आप कॉपर और ये रिएक्शन लिखोगे, मतलब Fe की जगह पे कॉपर, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन वही हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी किसकी, H2SO4 की, वो मॉइस्चर को भी निकाल लेता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट में बहुत फ़र्क होता है। ड्राइंग एजेंट जो है वो वाटर को, जो केमिकली नॉन रिएक्टिव है, ऐसे वाटर को निकालता है, मतलब जैसे कि कोई चीज़ गीली है और आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर दिया तो वो गीली चीज़ को सुखा देगा। बट अगर आप ड्राइंग एजेंट यूज़ करोगे तो वो नॉर्मल जो सब्सटेंस है, जो गीला है, वो उसमें से वाटर निकालेगा, प्लस सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उसे भी निकाल लेगा, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब केमिकली अटैच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी ये बाहर निकाल लेता है। उसके लिए कभी हम बाद में एग्जाम्पल देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये देखिए कैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया इसने। ये कोई गीला कार्बोहाइड्रेट नहीं था, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख गए, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, तो उसने पूरा वाटर निकाल दिया, ये देखिए, और पूरा काला काला, कैसे ये मस्त सुक्रोज था, इसको पूरा काला काला कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चैरिंग, चैरिंग, चारकोल फॉर्मिंग या फिर चैरिंग। रिएक्शन विद सॉल्ट, ये देखिए, concentrated sulfuric acid decomposes the salt of more volatile acid to the corresponding acid। ये देखिए, इसके अंदर जो एसिड है वो HCl है, इसके अंदर जो एसिड है वो HNO3 है, इसके अंदर जो एसिड है वो HF है। ये देखिए, देखिए सारे एसिड्स को उसने बाहर फेंक दिया। तो इसमें भी एक प्रिंसिपल यूज होता है। क्या प्रिंसिपल यूज होता है, व्हेन अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सर HCl वीक है, जी नहीं, H2SO4 के सामने वीक है। अमेरिका भी अमीर है, इंग्लैंड भी अमीर है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन, जी हाँ, अमेरिका। ठीक उसी तरह HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, जी हाँ, H2SO4। तो जब एक वीक एसिड का सॉल्ट मतलब NaCl जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनता है और वीक एसिड बाहर आ जाता है, वीक एसिड बाहर आ जाता है। जी हाँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने एक चुन्नू मुन्नू की कहानी बताई थी, ठीक ये उसी की तरह कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, CaF2 ने रिएक्ट किया H2SO4 से, तो H2SO4 का सॉल्ट बन गया और इसका जो एसिड था HF वो बाहर आ गया। ठीक है, कैसे CaF2 बना था, जी हाँ, CaOH ट्वाइस प्लस HF गिव्स व्हाट, CaF2 प्लस H2O, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये देखिए ऐसे हुआ ये रिएक्शन। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 4H2O आएगा। ओके, आगे प्रॉब्लम देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन HBr एंड HI। तो ये देखिए, HBr से H2SO4 रिएक्ट करके Br2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये देखिए, सल्फर ये +6 से कितने में कन्वर्ट हो गया, +4 में। ठीक है, यहाँ पे भी +6 से +4 में, और इन लोग जो ब्रोमीन है -1 से 0, आयोडीन -1 से 0, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, मतलब ये दोनों रिएक्शन में जो HBr एंड HI है दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेस, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज, जो हमारा लास्ट पार्ट है आज की वीडियो का। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल यूज्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, हमारी पूरी फार्मिंग जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप समझ सकते हैं H2SO4 कितना इंपॉर्टेंट है। और ये यूज़ होता है पिगमेंट बनाने के लिए, कलरिंग एजेंट, पेंट्स,
डाई स्टफ एंड इंटरमीडिएट। डाइस तो आपको पता होगा जो कलर करने के लिए यूज़ होती हैं, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। पेट्रोल की जब रिफाइनिंग, पेट्रोल का जब प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट आपको पता होगा, लॉरियल सल्फेट और ये सब, ओके, डोडेकाइल सल्फेट। इन मेटलर्जी फॉर क्लींजिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वनाइजिंग, ये सारे शब्द मेरे ख्याल से आपको पता है। बैटरी में तो आपको पता ही है, जनरली जो लोकल लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बैटरी के अंदर पानी भराने जा रहे हैं, एक्चुअली पानी नहीं, वो एसिड ही होता है। एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, आपको लेबोरेटरी में भी बहुत सारे रिएक्शन में ये यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट, जैसे ट्राई नाइट्रो टोली, समझ में आया, TNT एक टाइप का क्या है ये, एक्सप्लोजिव, ठीक है, ये भी बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम केजल घर के ऊपर बनाते हैं। ओके, ये एज एन एक्सप्लोजिव काम करता है। तो ये सब कुछ था सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स, बाय बाय।